बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबे बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशनल अकेडमी चैनल। हमने वकला की जो यंग वकला हैं उनकी प्रैक्टिस का सिलसिला और जो जुडिशल इम्तहानात स्टूडेंट देते हैं जैसे सिविल जज, मजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जजेस और आगे जितने भी इम्तहानात हैं मुकाबले के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनके लिए एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो है ना वो ये समझ रहे हैं कि शायद जो हम आपको ये पढ़ा रहे हैं सिर्फ यही एक चीज़ है। नहीं, ये तो अभी शुरुआत है और हर एक लेक्चर दूसरे लेक्चर की एक कड़ी है। जब तक आप तमाम लेक्चर्स इकट्ठे नहीं देखेंगे, सीरीज़ वाइज नहीं देखेंगे, आप एंड तक कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हर आने वाले लेक्चर का पिछले लेक्चर के साथ एक लिंक है। तो ये वो लेक्चर हैं कि जो आपको चंद माह के अंदर उस मकाम तक पहुंचा देंगे कि आप एक कामयाब वकील बन जाएंगे और इंशाल्लाह आप कहेंगे मुझे कभी किसी से ना पूछने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कभी किसी मैदान में मार खाएंगे, चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, फैमिली हो, बैंकिंग हो, टैक्सेशन हो, कुछ भी हो। और उसके अलावा जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए प्रैक्टिस के लेक्चर बहुत ज़रूरी हैं। तो अपना टाइम ज़ाया किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं ये है ज़मानत। ये फौजदारी लेक्चर हैं, क्रिमिनल लेक्चर हैं। तो आज हम स्टार्ट करने के ज़मानत क्या होती है, ये इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसको आप समझेंगे तो आने वाले अगले जो लेक्चर ज़मानत पे आएंगे कि कत्ल की ज़मानत आप कैसे लेंगे, रेप की कैसे होगी, चोरी की, डकैती की, हर चेकों की ज़मानत, हर तरह की जो ज़मानत होती है जो कि एक बेल होती है, उसका एक पूरा सिलसिला, उसकी एक पूरी सीरीज़ आएगी। तो आपने सबसे पहले इन लेक्चरों का इनका ये देखना है कि ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर क्या कहते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं कि बेल क्या है। याद रखना, एक जो यंग वकील होता है, एक नया वकील जो होता है, उसका नाम ही कब चढ़ता है कि जब वो उसके पास जब बेल आती है और वो बेल ग्रांट हो जाती है, यानी कि ज़मानत करवा देता है। तो जो पार्टी होती है ना, उसके जहन में ज़मानत एक ऐसी चीज़ है कि हमारा बंदा बरी हो गया। यानी एक आम बंदे के जहन में ये होता है कि ज़मानत होगी ना बस केस ख़त्म हो गया, जबकि उनको ये पता नहीं कि ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है। मगर क्योंकि वहाँ से नाम बन जाता है कि वकील का कि यार ये तो ज़मानतें करवाता है, क्योंकि जिनका बंदा जो है अरेस्ट होता है उनको तो एक एक सेकंड की ये होती है कि अपने बंदे को वापस ले आएँ। बेशक आर्जी तौर पर आया मगर उनके पास वापस आ गया, फिर वही बंदे आपको ट्रायल का केस आगे देंगे। तो ज़मानत के कुछ लेक्चर हमारे आएंगे। तो आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ज़मानत का, जो बड़ा कीमती है। तो वक्त ज़ाया किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि ज़मानत के लिए सीआरपीसी में कितने सेक्शन हैं। देखिए, सबसे पहला है 496 496 सीआरपीसी, ये होता है बेलेबल ऑफेंस के लिए, ठीक है। और 497 सीआरपीसी ये होता है नॉन बेलेबल के लिए। मगर बड़ा कीमती मैं चीज़ बता रहा हूँ, 496 और 497 जो सेक्शन है सीआरपीसी के, ये हमेशा पोस्ट अरेस्ट बेल को डील करते हैं। क्या? जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए और आप उसकी ज़मानत दायर करें और उससे ये पता करें कि क्या आपका बंदा जो है वो गिरफ़्तार हो चुका है या गिरफ़्तारी से पहले के लिए आ रहे हैं। अगर तो वो गिरफ़्तारी के लिए आपके पास आते हैं कि गिरफ़्तार हो चुका है, तो अब आपने इन दोनों में से डील करना है कि 496 और 497। अगर तो वो बेलेबल ऑफेंस है, सीआरपीसी में एक शेड्यूल दिया हुआ है पीछे, वो हम बाद में डील करेंगे आने वाले लेक्चरों में। तो उसमें हर जुर्म के साथ लिखा हुआ है कि ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल। आप पर्चा लेंगे, एफआईआर लेंगे और देखेंगे कि ये जो जुर्म लगाया हुआ है ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल। अगर तो वो बेलेबल है तो आप 496 के तहत जो है वो एप्लीकेशन बेल की मूव करेंगे, और अगर वो नॉन बेलेबल है तो फिर आप 497 के तहत एप्लीकेशन मूव करेंगे। अब बेल की एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है वो हम आने वाले लेक्चरों की सीरीज़ में देखेंगे। तो क्या आपने पता किया कि बंदा अरेस्ट है, वो कहेंगे हाँ जी अरेस्ट है। अब आप किस तरीके से करेंगे
कि ये देखेंगे कि जुर्म कौन सा बनता है। अगर 496 यानी बेलेबल है तो आप इसके तहत ज़मानत लिखें, नॉन बेलेबल है तो 497। मैंने फिर क्या कहा, पेपर में भी पूछा जा सकता है कि 496 और 497 किसको डील करते हैं, आप कहते हैं आफ्टर अरेस्ट को। ठीक, 498 जो है ये परी अरेस्ट बेल होती है, बिफोर अरेस्ट बेल होती 498 CRPC। याद रखना, ऊपर था 496 बेलेबल ऑफेंस, ऐसे जुराइम जिनके अंदर ज़मानत एज ए मैटर ऑफ राइट दी जाती है उसको कहते हैं 496। 497 है नॉन बेलेबल ऑफेंस, जिसमें जो नाकाबिल ज़मानत केस हैं। 498 का इन दोनों से ताल्लुक़ है, चाहे वो बेलेबल हों चाहे वो नॉन बेलेबल हों। जब 498 के तहत आप एप्लीकेशन मूव करते हैं तो उसमें बेलेबल ऑफेंस भी, काबिल ज़मानत जुराइम भी, और नॉन बेलेबल ऑफेंस भी, नाकाबिल ज़मानत जुराइम, दोनों के दोनों उसमें डील होते हैं, क्योंकि ये बिफोर अरेस्ट है। ठीक है, अब एक अहम बात, 496 और 497 के बारे में एक चीज़ बहुत गहरी आपने याद रखनी है। जब बंदा खुद ब खुद अपने आप को अदालत के सामने पेश कर दे तो कभी भी 496 और 497 की एप्लीकेशन मूव नहीं हो सकती। ठीक, जब इंसान अपने आप को, उसका नाम FIR में हो और वो खुद ब खुद अपने आप को उसमें पेश कर दे, तो वो कि मस्ट नॉट अपीयर बिफोर कोर्ट हिमसेल्फ, के अपने आप को अदालत के अंदर खुद ब खुद वो पेश कर दे, तो ये सेक्शन का काम ही ख़त्म हो गया। ये तो होती तब है कि जिस टाइम बंदा अरेस्ट हो और अदालत में उसकी तलबी हो, यानी कि कोर्ट के अंदर सिंपल वर्ड में वो खुद ब खुद अपने आप को कोर्ट में पेश अगर करता है तो ये दो सेक्शन के लिए जो 496 497 की एप्लीकेशन नहीं जा सकती। अगर वो अपने आप को खुद ब खुद पेश करता है तो फिर किसकी है, 498 की एप्लीकेशन लगेगी, परी अरेस्ट बेल की लगेगी। ठीक है, अब आपको समझ आ गया। हमने क्या देखा, जब भी कोई शख्स ऐसा जुर्म करता है आपने FIR लेनी अपने क्लाइंट की और उसमें देखना इस पर कौन सा जुर्म लगा है, उसका CRPC के शेड्यूल पीछे दिया होगा, उसमें देखेंगे अगर बेलेबल है तो आपने 496 की एप्लीकेशन लिखी, नॉन बेलेबल है तो 497 की एप्लीकेशन लिखी। दोनों के दोनों क्या हैं, आफ्टर अरेस्ट हैं, बाद अज़ गिरफ्तारी हैं, और दोनों के अंदर अगर बंदा खुद ब खुद अदालत में पेश हो जाता है तो दोनों एप्लीकेशन किसी काम नहीं आएंगी। आगे है 498 कि बिफोर अरेस्ट, अगर बंदा अभी उसके खिलाफ FIR हुई है और अभी उसको अरेस्ट नहीं किया गया तो वो शख्स जब अब अपनी एप्लीकेशन लिखेगा अदालत में तो वो 498 के तहत देगा। इसके अंदर उसको खुद ब खुद सरेंडर करना होता है। और याद रखना, 498 एक ऐसी एप्लीकेशन है, चाहे उसके अंदर उसने कितना ही बड़ा क्यों ना जुर्म किया हो, चाहे कत्ल का किया हो, डकैती की हो, कोई भी जुर्म किया हो, वो चाहे बेलेबल हो या नॉन बेलेबल हो, अगर वो बिफोर अरेस्ट है तो वो 498 के तहत आएगा। 498 का ताल्लुक है ही नहीं कि ये बेलेबल बनता है या नहीं बनता। क्यों? एक तो आर्जी बेल है, एक तरीके से ये तो एक दाना डालती है, एक शिकार, एक उस शख्स को, मुलजिम को खुद अपनी तरफ फंसाती है अदालत कि आओ मेरे पास, तुम किसी ना किसी तरीके से सरेंडर तो कर रहे हो ना। तो प्रैक्टिस में ये है, आजकल जो प्रैक्टिस, कोर्ट प्रैक्टिस है, मैं किताबी बात नहीं कर रहा, मैं कोर्ट प्रैक्टिस में ये कह रहा हूँ कि 498 के तहत जो बेलेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो प्री अरेस्ट बेल है या जो अबूरी ज़मानत है वो दे दी जाती है। आगे अब हम अलग अलग पढ़ रहे हैं 496 का। अब 496 क्या है, बाद अज़ गिरफ्तारी यानी आफ्टर अरेस्ट बेल। 496 हमेशा बेलेबल ऑफेंस में होगी। जब भी आपके पास कोई जुर्म आए और वो बेलेबल है, आपने 496 की एप्लीकेशन लिखनी है। नंबर 2, उसमें ज़रूर लिखेंगे कि ये मैटर ऑफ राइट है, कि हम आगे जो एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करेंगे आपको बताएंगे, तो उसमें ये लिखेंगे कि इट इज़ ए मैटर ऑफ राइट, कि ये मेरा मैटर ऑफ राइट है, ये मेरा हक है, मुझे दिया जाए। याद रखना कि जो 496 के तहत है वो एक ऐसा उसका मैटर ऑफ राइट है कि अगर उसके पास कोई और ज़मानती नहीं भी है तो वो अपने सेल्फ बॉन्ड पर, अपने ज़ाती मुचलका के ऊपर भी उसको ज़मानत मिल जाती है। तो देखो 496 क्या होती है, ये हमेशा
बेल एज ए राइट होती है और ये बेलेबल ऑफेंस में होती है, और दूसरा ये मैटर ऑफ राइट होती है। तीसरी बात इसमें क्या है कि ये सेल्फ बॉन्ड पे भी मिल सकते हैं। अगर आपके पास क्लाइंट है वो ये कहे मेरे पास अभी कोई ज़मानती नहीं है, तो आप उसको जो जज साहब के सामने पेश करेंगे, आप ये कह सकते हैं कि इसका मैटर ऑफ राइट है, तो इसको तो आप जो है ये उसके सेल्फ बॉन्ड पे, ज़ाती मुचलके पे भी आप उसको ज़मानत दे सकते हैं। नंबर नेक्स्ट कि नॉट एप्लीकेबल, बड़ा कीमती है ये 496 जो है ये बेलेबल ऑफेंस है, मगर ये दो जुर्म के ऊपर इसकी एप्लीकेशन कभी मूव नहीं कर सकते आप अदालत में। पहला क्या है कि एक 107 सेक्शन 107 और उसकी सब सेक्शन 4 और सेक्शन 117 उसकी सब सेक्शन 3, ये दो जुर्म ऐसे हैं जिनमें आप 496 की कभी भी दरख्वास्त नहीं देंगे। क्यों? कि ये अमन आमा से ताल्लुक़ रखते हैं। आगे आने वाले लेक्चरों में उसको इंशाल्लाह देखेंगे। एक बड़ी कीमती बात मैंने भी आपको बताया ना, 496 बेलेबल ऑफेंस में और 497 नॉन बेलेबल ऑफेंस में, ये हमेशा ट्रायल कोर्ट के अंदर इसकी एप्लीकेशन मूव करते हैं, यानी मजिस्ट्रेट को दी जाती है पहले। और अगर मजिस्ट्रेट की नहीं, तो यानी मैं सिंपल वर्ड में क्या कहना चाहता हूँ, 496 और 497 हमेशा ट्रायल कोर्ट में आप उसकी ज़मानत दायर करेंगे। अगर वो ऐसा जुर्म है कि जिसको मजिस्ट्रेट ट्रायल करता है, तो आप मजिस्ट्रेट की अदालत में उसकी ज़मानत दायर करेंगे। मगर 498 एक ऐसा है बिफोर अरेस्ट, ये कभी भी जो है निचली अदालत में नहीं जा सकता। ये सिर्फ दो अदालतों में आप इसकी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। पहली किस कोर्ट के अंदर? सेशन कोर्ट में, दूसरी हाई कोर्ट में। दोबारा देखें, अब दोबारा रिलैक्स होकर देखें, ये बड़ी कीमती बातें हैं। 496 बेलेबल ऑफेंस में होगा और 497 नॉन बेलेबल ऑफेंस में होगा। दोनों आफ्टर अरेस्ट होगा, गिरफ्तारी के बाद होगा। इन दोनों की एप्लीकेशन आप कहाँ मूव करेंगे? आप उनकी ट्रायल कोर्ट में करेंगे सबसे पहले, वहाँ से रिजेक्ट होगी, फिर आप ऊपर वाली कोर्ट में, वहाँ से रिजेक्ट होगी, फिर ऊपर वाली कोर्ट में। मगर 498 जो बिफोर अरेस्ट है, ये चाहे बेलेबल में हो चाहे नॉन बेलेबल में, दोनों में 498 लगता है। अगर वो आप प्री अरेस्ट करवा रहे हैं, गिरफ्तारी से पहले उसकी ज़मानत करवा रहे हैं, और ये हमेशा सेशन कोर्ट के अंदर इसकी एप्लीकेशन मूव करेंगे या फिर हाई कोर्ट के अंदर 498 की। तो हमने क्या देखा? 496 में क्या देखा? ये बेलेबल ऑफेंस में होती है, ये मैटर ऑफ राइट के तौर पे ली जा सकती है, ये अपने सेल्फ बॉन्ड पे ली जा सकती है, यानी अपने ज़ाती मुचलके के ऊपर, और ये दो जुर्मों में कभी भी नहीं जा सकती। 107 और सब सेक्शन उसकी 4 और 117 उसकी सब सेक्शन 3 के जराइम के अंदर पीपीसी में ये नहीं आप इसको मूव कर सकते 496 को। और ये हमेशा ट्रायल कोर्ट के अंदर 496 होती है। अब है 497 सीआरपीसी। मैंने क्या कहा था? वो बेलेबल ऑफेंस में, 497 नॉन बेलेबल ऑफेंस में। ये भी बादस गिरफ्तारी, ये भी बादस गिरफ्तारी, यानी दोनों के दोनों पोस्ट अरेस्ट बेल में है। तो 497 किसको डील करता है? नॉन बेलेबल ऑफेंस को। अब आपसे आपका क्लाइंट अगर पूछे जल्दी के अंदर कि कौन से जुर्म हैं जो नॉन बेलेबल होते हैं, अभी आपने उसका शेड्यूल भी नहीं खोला, मगर आपके जहन में ये याद है कि हाँ इसकी सज़ा इतने साल होती है, तो आप जहन में रखें जिस जुर्म की सज़ा सज़ाए मौत हो या उम्र कैद हो या 10 साल तक हो, देखें या तो सज़ाए मौत या उम्र कैद या 10 साल तक जिसकी सज़ा हो, वो हमेशा नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। और ये जो जुराइम होते हैं ये प्रोहिबिटरी क्लाज कहलाते हैं, कि ऐसे जुराइम जिनमें ज़मानत नहीं दी जाएगी। आम रूल यही होता है, मगर इसमें एक्सेप्शन है। फिर मैंने देखो ऊपर भी क्या कहा था कि इसकी ज़मानत भी कहाँ लगेगी? ट्रायल कोर्ट में, नहीं पहले मजिस्ट्रेट पे लगेगी फिर ऊपर जाएगी। इसी तरीके से 497 जो है, अगर वो जिस कोर्ट में ट्रायबल है पहले उस कोर्ट के अंदर उसकी आप ट्रायल कोर्ट में देंगे। मैंने क्या कहा था कि नॉन बेलेबल ऑफेंस किसको कहते हैं? जिसकी सज़ाए मौत हो या उम्र कैद हो या 10 साल तक हो। मगर इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि आम रूल तो यही है कि सज़ाए मौत में, उम्र कैद में और 10 साल तक के जुराइम के अंदर आप ज़मानत नहीं मिलती। मगर कुछ ऐसी इस्तशना है, एक्सेप्शन है कि इन मामलात के अंदर उसको नॉन बेलेबल नाकाबिल ज़मानत केस में भी ज़मानत मिल जाएगी। वो कौन कौन से एक्सेप्शन है? पहला है कि अगर मुजरिम अंडर 16 ईयर है, 16 साल से कम उम्र का कोई
अक्यूज़्ड है उसको ज़मानत दी जा सकती है, बहुत ओल्ड है, ज़ईफ़ है, उसको ज़मानत दी जा सकती है, चाहे वो नाकाबिल ज़मानत केस क्यों ना हो, सिक हो, बहुत बीमार हो, ये नहीं कि खाली बुखार हो या कि उसको कोई टाइफाइड हो, ये चीज़ें नहीं, शदीद बीमार हो, डॉक्टर ये लिख के दे कि इसकी जान को ख़तरा हो सकता है, तो वो भी गवर्नमेंट डॉक्टर, वो भी अदालत के थ्रू चेकअप, तो सिक हो, बीमार हो, या फर्म हो, लागर हो, ज़ईफ़ तरीन हो, यानी कि बिल्कुल समझे कि बस चलता फिरता ही हो, या फिर वुमेन हो, औरत हो, तो पहली एक्सेप्शन क्या आ गई कि वो 16 साल तक का हो, 16 साल से कम उम्र का हो, या बहुत बूढ़ा हो, या बहुत बीमार हो, या बहुत जो है फर्म हो के यानी इनफर्म बंदा हो के लागर हो, औरत हो, या अनकम्प्लीटेबल इन्वेस्टिगेशन। इस पॉइंट को अपने जहन में रखना, याद रखना, अगर आपका क्लाइंट आपके पास आता ज़मानत करवाने के लिए, आप सबसे पहले उससे ये पता करें कि भाई ये बताएं कि आपका जो बंदा अरेस्ट हुआ पड़ा है उसका कौन सा जुर्म है। अगर वो जुर्म सजाए मौत का है और उसका ट्रायल यानी उसकी इन्वेस्टिगेशन 2 साल हो चुके हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हो रही, देखें, अगर कोई शख्स सजाए मौत के जुर्म के अंदर जो है वो गिरफ्तार हो और उसके केस की इन्वेस्टिगेशन को 2 साल हो गए और वो कंप्लीट नहीं हो रही और मुजरिम का उसमें कोई भी हाथ नहीं है, मुजरिम का कोई कसूर नहीं है, अब आपकी ज़मानत हो जाएगी। फिर सजाए मौत के अलावा बाकी कोई तमाम जुराइम जो दुनिया के बाकी हैं उनको अगर 1 साल हो चुका है और उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो रही और उसके अंदर मुल्जिम का कोई कसूर नहीं है, तब भी ज़मानत हो जाएगी। बड़े कीमती चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा था ना कि हर लेक्चर का आने वाले लेक्चरों से बड़ा कीमती गहरा ताल्लुक है, इसलिए बड़े गौर से इसको समझें। तो देखें, ऐसा जुर्म कि जिसके अंदर सजाए मौत का जुर्म हो और उसकी 2 साल हो चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो रही, अब आप एप्लीकेशन मूव करें कि मेरा जो बंदा है वो अंदर 2 साल से ढका हुआ है, वो अंदर 2 साल से कैद है और उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो रही, बेशक के सजाए मौत का कैदी है, अब उसकी ज़मानत हो जाएगी अगर मुल्ज़िम का कसूर नहीं इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने में। सजाए मौत के अलावा बाकी जितने भी जुराइम हैं अगर 1 साल हो चुका और उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो रही, तब आप एप्लीकेशन मूव करेंगे 497 की कि देखें इसके अंदर 1 साल हो चुका है और मेरे जो क्लाइंट है उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही और उसका इसमें कोई कसूर नहीं है, तब उसकी ज़मानत हो जाएगी। अब है फर्दर इंक्वायरी में फॉल करता है जुर्म। अगली एक्सेप्शन क्या है? फर्दर इंक्वायरी में। फर्दर इंक्वायरी का मतलब ये होता है कि पक्के ठोस शवाहिद नहीं हैं कि इस बंदे ने ही जुर्म किया है, या मिसाल के तौर के ऊपर एक जुर्म में 4 लोग इन्वॉल्व थे और 3 की ज़मानत हो गई। अब आप यही वाला पॉइंट बना लेंगे कि देखिए उस 3 की ज़मानत हो चुकी है, वो 3 की ज़मानत होने का मकसद यही है ना कि केस कमज़ोर है। फर्दर इंक्वायरी में फॉल करता है कोई भी वीकनेस, सिंपल वर्ड में कोई भी वीकनेस, कोई भी केस में फॉल्ट, किसी भी तरह का वो चीज़ जिससे मुजरिम को फ़ायदा होता हो, उसको कहते हैं फर्दर इंक्वायरी में फॉल, यानी केस कमज़ोर होना। सिंपल से लफ्ज़ों में केस कमज़ोर होना के पक्का सबूत नहीं कि इसने उसको जुर्म को जो है उसमें इन्वॉल्व है, उसको कहते हैं फर्दर इंक्वायरी में फॉल, उस बंदे की ज़मानत हो जाएगी। अब आ गए 498 CRPC। 498 CRPC हमेशा परी अरेस्ट बेल होती है, ये कबलस गिरफ्तारी होगी, चाहे वो बेलेबल हो चाहे नॉन बेलेबल हो, कोई भी जुर्म हो उसके अंदर आप, अगर आपका क्लाइंट गिरफ्तार नहीं हुआ, अब आप जो एप्लीकेशन लिखेंगे वो 498 CRPC की लिखेंगे, वो चाहे बेलेबल हो या नॉन बेलेबल। और ये बेलेबल नॉन बेलेबल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने लिख दिया। ये हमेशा सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में इसकी ज़मानत दायर होती है, इससे निचली किसी भी कोर्ट में मातहत अदालत में इसकी ज़मानत दायर नहीं होती। ये हमेशा परी अरेस्ट बेल है, कबलस गिरफ्तारी है। इसके लिए एसेंशियल कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं परी अरेस्ट बेल के लिए? पहला है नॉट सॉलिड प्रूफ। केस इतना कमज़ोर है कि आप अदालत को यकीन दिला दें कि ये जो केस है ये जानबूझकर दुश्मनी की बुनियाद पर बनाया गया,
इसमें मेरा क्लाइंट इन्वॉल्व नहीं है, ये जानबूझ के इसको फंसाया जा रहा है, इसकी इज़्ज़त को मजरूह किया जा रहा है, ये एक इज़्ज़तदार शहरी है, तो ये कि सॉलिड प्रूफ नहीं है, केस कमज़ोर है, आप 498 की एप्लीकेशन मूव हो जाएगी। हर बंदा ही ये लिखता है, चाहे उस क्लाइंट कितना ही वो हो, उसने लिखना यही होता है कि मेरा क्लाइंट जो है बिल्कुल मासूम है। दूसरा सबसे बड़ी बात कि अपीयर बिफोर कोर्ट, जब भी आप 498 की एप्लीकेशन मूव करें और पर अरेस्ट बेल हो, कबल गिरफ्तारी बेल हो, आपने अपने क्लाइंट का हाथ पकड़ लेना कि तुमने इधर उधर नहीं होना। जैसे ही पुकार पड़े, जैसे अंदर अदालत में उसको बुलवाया जाए, वो फौरी सबसे पहले कोर्ट के सामने खड़ा हो। हम हर रोज़ ऐसा देखते हैं कि हमारा क्लाइंट लेट हो जाता है पर अरेस्ट बेल में और उसकी ज़मानत खारिज हो जाती है। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे कोर्ट के सामने कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, मैं आपके सामने आया खड़ा हूँ। अगर मैं गुनहगार होता, मैं क्यों आपके सामने आया खड़ा होता? तो क्या सॉलिड प्रूफ नहीं आपने ये लिखना है ज़मानत की एप्लीकेशन में कि बिल्कुल मासूम है, इज़्ज़तदार शहरी है, केस में बिल्कुल नाजायज़ उसको इन्वॉल्व किया गया, और फिर अपीयर बिफोर कोर्ट वो मुल्ज़िम अदालत में खड़ा हो। तीसरी, प्रोवाइड सफिशेंट श्योरिटी, और अदालत को यकीन दिलाने के लिए वो हर तरह की ज़मानत देने को तैयार हो। तो देखें कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं 498 की एप्लीकेशन देने के लिए। पहली चीज़ ये कि आपने अदालत को यकीन दिलाना कि ये उसको नाजायज़ तौर पे मुलव्वस किया गया, उसकी ज़मानत की उसकी एप्लीकेशन में लिखेंगे। दूसरी चीज़ ये कि वो बंदा कोर्ट में हाज़िर होना ज़रूरी है। नंबर 3 कि वो हर तरह की ज़मानत देने के ख़िलाफ़, हर तरह की ज़मानत देने के लिए तैयार हो। आगे एक बड़ी कीमती मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये तमाम कुछ होते हुए अगर अदालत फिर भी उसकी ज़मानत ना ले, ठीक है, अगर अदालत ज़मानत ना ले, ये पेपर में पूछा जा सकता है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर उसकी ज़मानत नहीं ली जाती, यानी आप मुखालिफ की तरफ से आ गए, आप ज़मानत गिरवाना चाहते हैं, आप ये कहते हैं इसकी ज़मानत ना, आप दूसरी तरफ से हैं, यानी आप जो है मुद्दई पार्टी की तरफ से हैं और आप ये चाहते उसकी ज़मानत खारिज हो जाए, और अगर कोर्ट उसकी ज़मानत खारिज कर देती है और जो दूसरी जो वकील साहब हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीचे मामले को करने के आपने ज़मानत कैसे खारिज की, तो आप ये 3 तरह के जो है ये केस ला पेश करें। 1994 PCR LJ सफ़ा नंबर है 3139, AIR इंडिया का है। 1993 राज सफ़ा नंबर है 177, और 1995 सुप्रीम कोर्ट 1198। ये 3 केस ला है, बाकी बहुत से हैं, ये तो हम सिर्फ आपको भी सिर्फ इंट्रोडक्टरी करवा रहे हैं। आने वाले लेक्चरों में तो केसों की भरमार हुआ करेगी केस लास की। आप ये कहेंगे, इनके अंदर ये लिखा कि अगर कोर्ट प्री अरेस्ट बेल लेने के लिए, चाहे वो बंदा अपने आप को अदालत में पेश कर रहा है, सॉलिड प्रूफ भी नहीं मिल रहा, और उसके बावजूद वो सफिशेंट जो है वो ज़मानत देने को भी तैयार है, फिर भी अदालत उसकी ज़मानत को रिजेक्ट कर देती है, तो अगर आप मुद्दई पार्टी की तरफ से, तो आप अदालत को कहें कि जज साहब, इन केस ला में लिखा है कि अगर आप इसकी ज़मानत बिफोर अरेस्ट जो है खारिज कर देते हैं, तो ये इस आपका इनकार करना आईन पाकिस्तान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 21 की खिलाफ वर्जी नहीं है। क्यों? कि ये आप जब खारिज कर रहे हैं, कोई ऐसी वजूहात देख रहे हैं तो आप खारिज कर रहे हैं ना, तो ये आप उसको कहेंगे। आगे है कि पॉइंट्स फॉर आफ्टर अरेस्ट। आफ्टर अरेस्ट के लिए कौन कौन से पॉइंट होना ज़रूरी है? देखिए, आफ्टर अरेस्ट बेल जो ये हैं 496 और 497 के लिए कौन कौन से पॉइंट आफ्टर अरेस्ट के लिए है कि आप जब अपने, मैंने ये कहना ये चाह रहा हूँ, जब आपका बंदा गिरफ्तार हो जाए और अब आप चाहते हैं कि मैं उसकी ज़मानत करवा लूँ, अगर तो वो बेलेबल ऑफेंस है 496, वो तो वैसी खड़े खड़े ज़मानत हो जाएगी। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नाकाबिल ज़मानत केस है, अब आपने ये पॉइंट अपनी ज़मानत की जो एप्लीकेशन होगी उसमें लिखने हैं। पहला क्या कि कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। आप अपनी ज़मानत की दरख्वास्त में लिखेंगे कि इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है ये कंप्लीट हो चुकी है, कोई मज़ीद इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी, जब नहीं होनी तो मेरा बंदा अंदर किस लिए है। दूसरा, नो नीड ऑफ बॉडी। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है तो पुलिस को मेरे क्लाइंट के जिस्म की ज़रूरत नहीं है। जब उसके जिस्म की ज़रूरत ही नहीं है तो उसको अंदर किस लिए रखा गया।
उसको आप बाहर भेजें ताकि वो अपने ट्रायल को फेस करे, वो अदालत के सामने हाजिर हो, वो बताए कि मैं मुजरिम हूँ भी या नहीं हूँ। नंबर 3, अगला पॉइंट ज़मानत में क्या लिखेंगे? अक्यूज्ड इन जेल, कि मेरा बंदा जेल में इतने दिन हो चुके हैं, उसको वहाँ पे बेचारा एक तकलीफ़ के अंदर है, और जब जेल में है तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है। बड़े कीमती लफ्ज़ इन जेल का लफ्ज़ है। जब वो हवालात में होता है, पुलिस स्टेशन होता है, तब उसके जिस्म की पुलिस को ज़रूरत होती है कि उन्होंने उसकी रिमांड लेना होता है। जब वो जेल में है, जुडिशल रिमांड पर है, तो अब तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं रही। तो बंदा जेल में है, अब उसको बाहर निकाला जाए, एप्लीकेशन में लिखेंगे कि उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, उसके जिस्म की ज़रूरत भी नहीं है, बंदा भी जेल में सड़ रहा है बेचारा। फिर बेसलेस प्रेजेंस इन जेल, उसका जेल में रहना, उसकी मौजूदगी एक बेबुनियाद सी चीज़ है। वो क्या कर रहा बेचारा अंदर बैठा? हम उसकी श्योरिटी देने को तैयार हैं कि जब अदालत साहब उसको बुलवाएगी तो हम उसको हाजिर करेंगे। तो वो क्या होगा कि उसका रहना जेल में बेबुनियाद है। ये सारे पॉइंट आपने दरख्वास्त में लिखने जो ज़मानत की दरख्वास्त होगी। कौन सी ज़मानत की दरख्वास्त? बंदा अरेस्ट हो चुका, उसकी ज़मानत, उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी, जिस्म को, पुलिस को उसके जिस्म की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो जेल में है। जेल में है तो बेबुनियाद पड़ा बेचारा। आगे है नॉन रीजनेबल डिमांड ऑफ पुलिस। ये बड़ा कीमती है। ये मैंने इस पर देखो टिक का क्यों निशान लगाया? अभी कुछ दिन पहले मैं एक बंदे को इसी पॉइंट पे छुड़वा के बैठा हूँ। पुलिस ने ये कहा लड़का लड़की की शादी हुई, लड़की ने माँ बाप के प्रेशर में आकर ये कहा जी मुझे अगवा किया था, मेरे साथ इसने रेप किया। हमने क्या किया, उस लड़की के इस FIR हमें पता चल गया था कि अभी ये लड़की इसके खिलाफ कुछ करने वाली है, तो हमने उसका जो निकाहनामा था वो पेश किया, और साथ जो है जो कंजुगल राइट्स जो होते हैं उनका, यानी कि हकूक अदायजंश हुई, उसका दावा दायर कर दिया कि मैं इसका शोरूम इसको बसाना चाहता हूँ। पुलिस ने ये डिमांड की, उसने कहा जी ये क्या नाम है, अगवा का केस भी है और ये रेप का केस भी है, तो हमने उसका बंदे का DNA लेना है। देखो क्या है, नॉन रीजनेबल डिमांड ऑफ पुलिस। पुलिस ने डिमांड रीजनेबल नहीं की, पुलिस खुद अपने बातों में फंस गई। जो सरकारी वकील था, जो प्रोसिक्यूटर था, उसने ये कहा जी पुलिस ने जो है एप्लीकेशन ये मूव की है कि इसको रिमांड दिया जाए, और इसको क्या नाम है, हमने इसका DNA करवाना है। तो मैंने उसके पहली बात उनको ये कि मैं कहा सर, बंदा तो खुद मान रहा है कि मैंने इस औरत के साथ जो है अपने अज़दवाजी ताल्लुकात बनाए हैं, और दूसरी चीज़ ये कि इसका स्वैब ही नहीं लिया गया। औरत का जो अंदर जो, अगर उसका कोई रेप वगैरह हुआ होता तो उसका स्वैब निकाला होता, यानी सेमन वगैरह का कोई स्वैब होता, तो उसका तो औरत में से कोई स्वैब लिया ही नहीं गया। 15-20 दिन हो चुके, कोई स्वैब का तो नामो निशान नहीं। और फिर अगर अब इसका जो DNA लिया जाएगा वो किस चीज़ से टेस्ट किया जाएगा? औरत के पास इस आदमी के जिस्म का कोई पार्टिकल, कोई सेल, कोई ज़र्रा है नहीं ना। अगर होता तो कब होता कि जिस टाइम वो पुलिस के पास गई थी, पुलिस उसका मेडिकल करवाती, उसमें से स्वैब लेती, अब इस बंदे का DNA होता कि क्या जब इसका सेमन उस औरत के अंदर से पाया गया तो इसका DNA उस सेमन से मैच करता है या नहीं, तो उसका तो स्वैब ही नहीं है। फिर दूसरा, ये तो बंदा अपने मुंह से खुद कह रहा है मेरी बीवी है जी, मैंने तो उसके साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम किए, ये मेरा निकाहनामा है। तो देखो पुलिस की बेबुनियाद डिमांड थी, उसी टाइम बंदे की ज़मानत हो गई, अगवा के पर्चे में और रेप के पर्चे में खड़े खड़े। ठीक, आगे है कि वर्ल्ड कोड, ये बड़ा कीमती देखें कि हमारा जो ये 496, 497 और 498 में ना जो लफ्ज़ कोर्ट का इस्तेमाल हुआ ना, उसमें हमेशा जो 498 है उसमें कोर्ट का हमेशा मतलब होगा सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट। बड़ा कीमती। 496, 497 और 498 में कोर्ट का लफ्ज़ जब इस्तेमाल हुआ है तो वो 498 में हमेशा सेशन कोर्ट होगी या हाई कोर्ट होगी। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, 498 की हमेशा जो दरख्वास्त दी जाएगी ज़मानत की, वो सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में। पेपर में पूछ सकता है आपको, जुडिशल पेपर में, कि जो कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है 498 में वो किसके लिए है? आप कहेंगे सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। इसके अलावा जो 496 और 497 में जो कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो तमाम तरह की कोर्ट के लिए है। उसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट भी है, उसमें सेशन भी है, उसमें हाई कोर्ट भी, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी, सबके सब है। एक और चीज़, शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है 497 उसकी क्लास B के अंदर।
ये क्या बताता है कि स्पेसिफाइड पीरियड पास्ट, मैंने भी ये बताया ना कि उस बंदे की ज़मानत तब हो सकती है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड गुजर चुका हो। यानी मैंने क्या बताया था, आप अपने क्लाइंट का देखेंगे कि अगर वो सजाए मौत का कैदी है और 2 साल हो चुके हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, अब ये स्पेसिफाइड पीरियड गुजर गया, अब उस बंदे का फॉल्ट नहीं था, 2 साल में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट उसकी नहीं हो सकी, तो अब उसकी ज़मानत हो जाएगी। बाकी केसों में 1 साल का पीरियड गुजर जाए स्पेसिफाइड पीरियड और उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो और बंदे का फॉल्ट ना हो, मुजरिम का फॉल्ट ना हो, उसकी ज़मानत हो जाएगी। तो यानी कि फिर क्या होगा कि स्पेसिफाइड पीरियड गुजर चुका हो। अब नो डिस्क्रिशन पावर, अब कोर्ट के पास पावर नहीं है डिस्क्रिशन में। एक बड़ी कीमती बात बताना पहले भूल गया, जमानत हमेशा कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर है। 496 को छोड़कर 497 और 498 कोर्ट का सवाबदीदी अख्तियार इसमें बहुत बड़ा है कि किसी भी केस में बंदे को जमानत दे या ना दे। मगर अगर उसका स्पेसिफाइड पीरियड गुजर चुका है, यानी 2 साल गुजर चुके, डेथ का कैदी था, या 1 साल गुजर चुका, वो और जुराइम का कैदी था, मुजरिम था, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, तो स्पेसिफाइड पीरियड गुजर गया। अब कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर खत्म हो गई, अब कोर्ट का सवाबदीदी अख्तियार नहीं है। अब लफ्ज आएगा शेल, 497 क्लास बी में लफ्ज शेल आएगा कि कोर्ट उसको जरूर रिहा करेगी, अब उसको जरूर जमानत देगी। क्यों? कि स्पेसिफाइड पीरियड गुजर चुका। तो ये चीज़, अब इसके लिए आप कौन सा वो करेंगे, केस ला पेश करेंगे 1983 SCMR, सफ़ा नंबर है 341। अब है नॉन बेलेबल एंड FIR। नॉन बेलेबल जो ऑफेंस होते हैं उसके अंदर आपने अपने क्लाइंट की FIR को चेक करना कि मेरे क्लाइंट की FIR में क्या, FIR ही सब कुछ है और FIR ही कुछ भी नहीं है। अगर आप मुद्दई साइड से हैं तो आप FIR को पेश करें जी बड़ा चढ़ा कर, ड्रामाई अंदाज में, कि देखा जी कितना बड़ा इसने बंदे ने जुर्म किया है, ये यहाँ पे खड़ा था, इसके खिलाफ इतने शवाहिद हैं। और अगर आप मुलजिम साइड पर हैं तो आप FIR को झुटना है, हम दोनों तरह के आपको केस ला देंगे। कि फिर आप कहेंगे कि FIR कोई इंसाइक्लोपीडिया तो नहीं है जज साहब कि इसमें ईच एंड एवरीथिंग लिखी हो, यानी हर चीज़ जो ना आगे आने वाले लेक्चर में। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में, नाकाबिल ज़मानत केस में आपने क्या करना है, डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस सबसे पहले तलाश करना है कि जो जुर्म मेरे क्लाइंट पे लगाया है उसकी डेफिनेशन क्या है। याद रखना जो FIR कटती है वो डेफिनेशन क्लाज नहीं होती। हमेशा FIR देखो कत्ल की 302 होगी, ठीक है, कभी भी 300 नहीं होगी। 302 है, आपने पहले 300 पढ़नी है, ठीक है। डेफिनेशन पढ़नी कि क्या इसके अंदर जो उस पर जुर्म लगाया है ये इस डेफिनेशन को कवर भी करता है नहीं करता। 40% ऐसे केस हमारे पास आते हैं जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि आपका जो जुर्म है उसकी डेफिनेशन बनती नहीं। आप वो बंदा जिस जुर्म के अंदर उस पर्चा हुआ होता है वो जुर्म के अंदर उसको इन्वॉल्व ही नहीं होता, वो डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता, तो वो जुर्म वैसा टूट गया। तो क्या जब भी क्लाइंट आए आप उसके ऑफेंस को लेकर उसकी पहले डेफिनेशन में चले जाएंगे, PPC खोल लेंगे उसकी डेफिनेशन, या कोई भी केस हो तो उसकी डेफिनेशन। नोमिनेटेड और नॉट, ये देखें कि मेरा क्लाइंट जो है क्या वो नोमिनेट है, क्या वो मेन मुलजिम है। अगर वो मेन मुलजिम नहीं है, ये आपको बड़ा फ़ायदा हो गया। अब आप ज़मानत की दरख्वास्त में लिखेंगे जो नाकाबिल ज़मानत है कि मेरा जो क्लाइंट है वो तो नॉमिनेट ही नहीं है, वो तो एक बाद में आने वाले ततीमा बयान में जो सप्लीमेंट्री जो उसका स्टेटमेंट है उसमें उसका नाम दिया गया। तीसरा कि मेन रोल या ज्वाइंट रोल, अगर वो अकेला ही कोई जुर्म कर रहा है अब आपके लिए खतरा है। अगर ज्वाइंट रोल है कि एक बंदे के साथ झगड़ा हुआ और 5-6 बंदों ने इकट्ठे वो उसको मिलके मारा पीटा, अब आपके क्लाइंट का ज्वाइंट रोल आ गया, अब वो स्पेसिफाइड रोल नहीं है, अब आपके लिए फ़ायदा हो गया, तो आपके बंदे की ज़मानत हो जाएगी। देखें जब भी नाकाबिल ज़मानत केस आए आपने शुरू में क्या देखना है कि उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या उसमें जुर्म पे पूरा उतरता है या नहीं। दूसरा, क्या उसका नाम FIR में दर्ज डायरेक्ट है और पहले नंबर पर है, दूसरे पे है क्या, ये भी देखा जाएगा, आने वाले में देखेंगे। मेन रोल, क्या अकेला वही उसके नाक की हड्डी तोड़ने वाला है या उसके साथ और भी ज्वाइंट हैं। अगर वो अकेला है तो फिर तो केस आपके खिलाफ जा रहा है, अगर और भी ज्वाइंट रोल हैं, दूसरे लोग हैं, फिर आपका केस कमज़ोर हो रहा है, अब आपके फ़ायदे में जा रहा है। क्राइम सीन, क्राइम सीन को आपने ज़रूर देखना है और इसके अंदर के उस क्राइम सीन में हुआ क्या है, कहाँ पर जो
आपके विटनेस उसको देख रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर लाइट वहाँ से आ रही है, अगर विटनेस वहाँ खड़े और मेरे चेहरे पर यूँ लाइट पड़ रही, रात का वक्त है, क्राइम सीन ये बता रहा रात का वक्त है, और वो मेरे चेहरे पे यूँ लाइट देख रहे हैं, अब केस आपके खिलाफ जा रहा है क्योंकि आपकी ज़मानत अब नहीं होगी। अगर वो बंदे लाइट मेरे पीछे है और वो अंधेरे वाली साइड से मेरे चेहरे को देख रहे हैं, या गली के अंदर कोई ऐसा क्राइम सीन हुआ और वहाँ पे कोई लाइट वगैरह नहीं है, तो फिर अब क्राइम सीन आपके उसको कमज़ोर कर, हम क्राइम सीन पे पूरी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एक पॉइंट आपको बताएंगे। फिर है डिले इन एफआईआर। आपने अपनी ज़मानत के अंदर ये भी देखना है कि एफआईआर में डिले कितना हुआ है। अगर एफआईआर में डिले है, वो आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है आपकी ज़मानत होने में कि ये एफआईआर में डिले है, ये सोची समझी प्लानिंग है। अगर तो ये कहानी सच्ची होती है फौरी एफआईआर देते। फिर है विटनेस रेजिडेंसी। ये बड़ा कीमती कि विटनेस जो गवाह है वो रहने वाले कहाँ के हैं। मिसाल के तौर पर केस खानपुर का हुआ और उन्होंने अपने जो गवाहीन बनाए हैं वो सादकाबाद के, ये किसी और शहर के बना दिए, तो आप ये कहेंगे सर सीन यहाँ पर हो रहा है, विटनेस वहाँ के हैं, ये यहाँ पे क्या करने आए थे? क्या कोई ऐसी पार्टी थी या इनको कोई इनामात दिए जा रहे थे या किसी बहुत बड़ी इनको किसी मेडल से नवाजा जा रहा था कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये बेचारे खानपुर के अंदर आ गए और आके विटनेस बन गए? तो विटनेस की रेजिडेंसी और विटनेस का रिलेशन बड़ा कीमती होता है। फिर है रीज़नेबल पीरियड कि कितने रीज़नेबल पीरियड के अंदर जुर्म हुआ है। मिसाल के तौर पर रेप के जो केसेस होते हैं, इसके अंदर एक पीरियड रीज़नेबल होता है कि लोग अपनी शराफत को बचाने के लिए, इज़्ज़त को बचाने के लिए एफआईआर में डिले भी कर सकते हैं। ठीक है। एक आखिरी कि बेल के लिए आप कोई भी अपील नहीं होती। बेल आपकी खारिज होगी तो कभी इसके खिलाफ अपील नहीं होगी। और दूसरा ये, बेल आप 1 नहीं 2 नहीं 10,000 नहीं 10 करोड़ मरतबा दायर कर सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं। मगर हर मरतबा जब आप बेल दायर करेंगे तो एक नया ग्राउंड लेके आएंगे, वो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो हमने ये देखा, इसको रिपीट करके देखना। हर लेक्चर की दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है मेरे भाई। जब तक एक लेक्चर को दूसरे से नहीं मिलाएंगे आपको समझ नहीं आएंगे। हमारे में दुआ करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफिज़।